Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with the line by line explanation of the poem Crossing the Bar, written by Alfred Lord Tennyson. So my dear students, this poem was written in 1889 and Lord Tennyson died in 1892. That means just 3 years before his death, Lord Tennyson wrote this poem Crossing the Bar. And a very important point is that Lord Tennyson wanted this poem to be placed at the end of all his collections in the future, which would be printed or published after he is no more. Now, let us understand the reason वाई लॉर्ड टेनिसन ऐसा क्यों चाहते थे कि ये जो क्रॉसिंग द बार है वो उनकी लास्ट पोइट्री की तरह पब्लिश की जाए। भले उसके बाद वो कितनी भी पोएम क्यों ना लिखें, लेकिन क्रॉसिंग द बार उनकी लास्ट पोएम की तरह पब्लिश होनी चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। हुआ क्या था कि 1888 और 89 में जो लॉर्ड टेनिसन थे उनको एक बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई थी। एंड वो बीमारी कुछ इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि उनका बच पाना एकदम मुश्किल हो गया था, बहुत ही नामुमकिन सा था। बट लकीली क्या हुआ कि वो बच गए, लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने डेथ को इतने करीब से देखा था कि ये जो डेथ को लेकर के जितने भी थॉट्स थे ना वो उनके दिमाग में आने लगे, क्योंकि उनकी एज जो थी वो ऑलरेडी 81 ईयर्स की थी उस टाइम पे, यानी कि ओल्ड एज चल ही रही थी, प्लस ये बीमारी इतनी सीरियस थी। तो उनको लगा भले आज मैं इस बीमारी से बच गया हूँ लकीली, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में तो डेफिनेटली मेरी डेथ हो जाएगी। वाई? क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, ये इनएविटेबल होती है, कभी ना कभी तो हम सभी की डेथ होनी है। प्लस ओल्ड एज तो थी उनकी 81 ईयर्स के थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये पोएम लिखी है द क्रॉसिंग द बार। तो पहले तो टाइटल समझ लेते हैं कि उन्होंने इस पोएम का टाइटल क्रॉसिंग द बार दिया ही क्यों है ना, क्यों दिया है। तो बार का मीनिंग क्या होता है, किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल, किसी भी तरह का हडल। तो यहाँ पे क्रॉसिंग द बार, बार यानी कि इसको यहाँ पे कंपेयर किया है सैंड बार से। ठीक है, सैंड बार होता क्या है, तो वो कई बार क्या होता है, जो वेव्स होती हैं वो अपने साथ इतना ज़्यादा क्या करती हैं, सैंड लेकर के आती हैं और एक जगह पे डिपॉजिट करती जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार वो पूरा का पूरा एक सैंड का बैंक बन जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, तो वो जो सैंड बैंक बन जाता है ना पूरा का पूरा, तो उसी सैंड बैंक को यहाँ पे सैंड बार से कंपेयर किया है और कहा गया है कि भाई यही सैंड बार को क्रॉस करना है। तो सैंड बार को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, आपको कुछ पानी दिख रहा है, तो वो क्या है, वो एज अ रिवर वाटर है मान लीजिए। ठीक, और जो राइट हैंड साइड दिख रहा है वो मान लो ओपन सी है, ठीक है, ओशन वाटर। तो जो रिवर वाटर है वो क्या है, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, और जो ये ओशन वाटर आपको दिख रहा है या ओपन सी, वो क्या है, वो आपकी आफ्टर लाइफ है। और बीच में क्या है, ये सैंड है। तो सैंड बार किस चीज़ का सिंबल है, वो आपकी डेथ का सिंबल है। और लॉर्ड टेनिसन ने भी एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट ही क्रॉसेस ओवर दिस सैंड बार, यानी कि उनकी भी डेथ हो जाती है बाद में। और ये एक ऐसा पाथ है जिसको कभी ना कभी हम सभी को अपने लाइफ में क्रॉस करना ही करना है, सो दैट कि हम अपने आफ्टर लाइफ में जा सकें, एक अदर वर्ल्ड में जा सकें। ठीक है, डेथ जो है ना वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड टेनिसन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेथ के बाद भी क्या होती है, हमारी एक नई लाइफ की बिगनिंग होती है एक अननोन वर्ल्ड में। बस उसी को उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें समझाना चाहा है। और इस पोएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पूरी ये जर्नी यहाँ पे शिप की दिखाई जाएगी, वो किसके थ्रू दिखाई जाएगी, तो हमारे लाइफ के जर्नी के थ्रू। ठीक है, किस तरह से हम अपने प्रेजेंट लाइफ से डेथ का सामना करते हुए एक अननोन वर्ल्ड में जाते हैं, वो हमें शिप की जर्नी से बताया गया है कि कैसे शिप जो है वो सैंडी बार को क्रॉस करते हुए ओपन सी में, अननोन सी में चली जाती है। ठीक, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन पे। तो दिया है, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। सनसेट मतलब यहाँ पे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है लॉर्ड टेनिसन ने एटमॉस्फेयर को अपने विजुअल इमेजरी का यूज़ करते हुए। एंड वो ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो इस पोएम को उन्होंने स्टार्ट किया है बहुत ही काम और जेंटल नोट पे। और उन्होंने जैसे बोला ना सनसेट, तो सनसेट का मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ द डे, है ना।
तो कहते हैं ना कि वी हैव रीच्ड द सनसेट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट वेटिंग फॉर द एंड टू कम। तो यानी कि क्या हो गया, हम अपनी ओल्ड एज में हैं, अब हमारी इसके बाद क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये जो एंड ऑफ द डे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी लाइफ के एंड को कह रहा है कि भाई जैसे जैसे सन सेट हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, वैसे हमारी अब लाइफ भी क्या हो रही है, हम ओल्ड एज में आ ही चुके हैं, अब हमारी लाइफ भी क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, लाइफ भी एंड हो जाएगी। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार का मतलब क्या हो गया, तो पहली चीज़ तो इवनिंग स्टार क्या है, कोई एक्चुअली स्टार नहीं होता, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो एक वैंडरिंग स्टार होता है, प्लैनेट वीनस, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम में बहुत ही क्विकली मूव करता है। एंड हियर इट इज़ रेफरिंग टू द जर्नी ऑफ लाइफ विच इज़ कल्मिनेटिंग टू डेथ। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी भी जो लाइफ की जर्नी है ना, वो भी डेथ को फेस करके वो अपने अननोन वर्ल्ड में चली जाएगी। तो ये उन्होंने प्लैनेट वीनस से यानी कि इवनिंग स्टार से हमको डिस्क्राइब किया है। और ये किस चीज़ का सिंबल होता है इवनिंग स्टार, तो वो सिंबल है कामनेस का, है ना, पीस का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। दैट मीन्स कि जैसे शिप की जो जर्नी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है कि उनको एक फाइनल कॉल दिया जाता है ना, अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले। इन द सेम वे पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनको भी अपने लिए एक कॉल सुनाई पड़ रही है, जो कि कैसी कॉल है, सो इट्स अ कॉल ऑफ डेथ, जो कहाँ से आ रही है, तो एक अदर वर्ल्ड से आ रही है हम कह सकते हैं, या फिर गॉड के पास से आ रही है। और क्यों आ रही है, सो दैट कि वो अपने इस वर्ल्ड को छोड़ करके अपने नेक्स्ट वर्ल्ड में चले। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इट इज़ गिवन एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार। मोर्निंग ऑफ द बार का मतलब क्या हो गया, कि किसी भी टाइप का कोई मर्मरिंग साउंड ना हो जब मैं बार को क्रॉस करूं, और क्रॉस करके जब मैं ओपन सी में जाऊं, अननोन सी में जाऊं। सो अननोन सी का मतलब शिप मेरी जो है वो अननोन सी में जाए, तो उस टाइम पे बार में, सैंडी बार में किसी भी तरह का कोई मोर्निंग ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई साउंड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, तो पुट आउट टू सी का मतलब तो समझ गए होगे, आपकी डेथ है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मेरी डेथ होगी, मैं नहीं चाहता कि किसी भी टाइप का कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई रिमोर्स, कोई मोर्निंग, कोई मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब शोक, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ हो। और वो बेसिकली क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि देखो अब मेरी ओल्ड एज तो आ ही चुकी है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी जब डेथ होगी ना, तो मेरे अंदर किसी भी टाइप की कोई एंग्जाइटी ना हो, है ना, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो चुका हूँ, और किसी भी चीज़ को लेकर के मुझे चिंता ना हो, है ना। सो एक्चुअली हियर पोएट वांट्स दैट ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द केयर्स एंड एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। एंड दैट इज़ द रीज़न, वो ये कहते हैं इवनिंग स्टार यहाँ पे जो बताया ना, तो वो कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ एकदम कामली मेरी डेथ हो जाए, एकदम साइलेंटली मेरी डेथ हो जाए। ठीक है, मेरी डेथ के टाइम पे मेरे को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। And then what happens? Now in the second stanza it is given, but such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam. अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस टाइम पे मैं सैंड, मेरी शिप जो है वो सैंडी बार को क्रॉस करे ना, तो उस टाइम पे फुल टाइड हो। फुल टाइड का मतलब क्या हो गया, कि पानी खूब अच्छे से भरा हुआ हो नदी में। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे तो सैंडी बार को क्रॉस करना, सैंड बार को शिप के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। तो वो चाहते हैं कि अगर पानी खूब अच्छे से भरा हुआ होगा मान लो सी में, तो उससे क्या होगा कि स्मूथली एकदम ईजिली क्या होगा कि मेरी जो शिप है वो क्रॉस कर लेगी सैंड बार को। और इतना भी ज़्यादा टाइट फुल ना हो कि उसमें एकदम वायलेंट सी हो जाए, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाए, तो वो भी मैं नहीं चाहता। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, साउंड एंड फोम का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो साउंड एंड फोम का मीनिंग हो गया कन्फ्यूजन से, है ना, कन्फ्यूजन्स हो गए, डाउट्स हो गए, उनको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो साउंड यहाँ पे क्या है, वेव्स की रोरिंग हो गई, एंड फोम क्या है, तो वो वेव्स ही हो गई, है ना, कि वो इतनी ज़्यादा वायलेंट सी भी ना हो जाए। तो यानी कि मेरे मन में किसी भी तरह के कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन्स ना हो। कैसे डाउट्स की बात कर रहे हैं वो, देखा जाए तो हुआ कुछ इस तरह से था, मैंने पहले भी अपने डोवर बीच में आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली क्या था कि विक्टोरियन एज थी उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत हो रही थी, इन्वेंशंस, है ना। तो और उसी टाइम पे डार्विन की थ्योरी आई थी इवोल्यूशन की भी। तो उस टाइम पे क्या था ना कि लोगों का भरोसा जो था ना वो रिलीजन से हटता जा रहा था, और
इसी तरीके से, और साइंस भी पूरी तरीके से समझ में आ नहीं रही थी, सो उसी वही एक कन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में सब भर गया था, हर इंसान के मन में, कि साइंस पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही थी और भगवान के एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन उठता जा रहा था। इन द सेम वे लॉर्ड टेनिसन जो थे ना, उनके भी मन में जो था ना, बहुत ज़्यादा डाउट्स आ चुके थे। बट फाइनली व्हाट हैपेंड, फाइनली उनका उनका भी, क्योंकि माइंड जो था ना पूरा का पूरा डाउट्स और फियर से भरा हुआ था, लेकिन फिर क्या होता है कि किसी तरीके से वो अपने सभी डाउट्स को ओवरकम कर लेते हैं और अपना जो फेथ था वापस से गॉड के एग्जिस्टेंस में ले आते हैं। एंड फाइनली, और कैसे आता है ये, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि भाई देखो, ह्यूमन सोल क्या है, वो इमॉर्टल होती है, वो तो कभी मरती नहीं है। हमारी डेथ पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो तो पेरिश हो जाती है, लेकिन जो हमारी सोल होती है वो ख़त्म नहीं होती है, वो तो इमॉर्टल है। हमारी बॉडी मॉर्टल है, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सोल कभी ख़त्म नहीं होती, वो इमॉर्टल रहती है। और वो फिर कहाँ जाती है, तो वो अपने क्रिएटर के पास वापस जाती है, अपने गॉड के पास। तो ये फाइनली उन्होंने फेथ अपना जो भगवान पे था वो वापस से रीगेन किया, और क्रिश्चियनिटी जो उनकी थी, यानी कि रिलीजन उनका जो था, उस पर भी उनका जो वापस से विश्वास था वो ऐसे इंटैक्ट रहा। तो उसी वजह से वो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जय भाई, जब हम अपना क्रॉस कर रहे होंगे, अपनी डेथ को फेस कर रहे होंगे, तो बस हम चाहते हैं कि हमारे मन में किसी भी तरह की कोई डाउट्स और कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, और यानी कि जो हमारी शिप है वो आराम से क्या करे, स्मूथली क्रॉस कर ले सैंडी बार को, यानी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंट सी ना हो, यानी कि रोरिंग बहुत ज़्यादा वेव्स में ना हो। दैट्स इट। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, कहते हैं व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। अब ये जो दो लाइन्स हैं, बाउंडलेस डीप यहाँ पे सी को कहा जा रहा है ना, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाटर साइकिल। आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ी होगी सभी लोगों ने, ठीक है, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में। तो उसमें क्या बताया गया होगा कि जो जैसे सी वाटर होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, वो इवेपरेट होता है, वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है, फिर क्या होती है, वो बारिश होती है, बारिश होकर के क्या होता है, रिवर वाटर बन जाता है, और वही रिवर वाटर जो होता है वो वापस से फ्लो करके जाता है, उस सी वाटर में जाके मिल जाता है। दैट मीन्स जो जहाँ से आया था वो वापस से कैसे ना कैसे करके वहीं पे पहुँच ही जाता है अल्टीमेटली। तो वो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं टेनिसन कि जैसे हमारी जो सोल है वो कहाँ से आई, वो उस अननोन वर्ल्ड से आई है, एंड एट द एंड क्या होगा कि वो उसी अननोन वर्ल्ड में पहुँच ही जाएगी, है ना, अपने होम वापस से पहुँच जाएगी, जहाँ से अपने क्रिएटर के पास वापस से पहुँच जाएगी, जहाँ से वो आई थी। दैट मीन्स द पोएट, जब उसकी डेथ हो जाएगी, वंस ही इज़ नो मोर, ही विल ऑल्सो, his soul will also go and meet his god, his creator। ओके, तो यहाँ से देखा जाए तो हमको दो चीज़ पता चलती हैं। सबसे पहले तो हमारा लॉर्ड टेनिसन जो है हमारे पोएट, उनका फेथ जो गॉड में है वो पता चल रहा है यहाँ पे, है ना, कि अगर हम भगवान पे विश्वास रखेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत ही मीनिंगफुली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, और यही जो फेथ है हमारा भगवान पे, वही हमें हिम्मत देगा कि किस तरह से हम डेथ को फेस कर सकें, जो कि डेथ क्या है, उससे बचा तो जा नहीं सकता, विच इज़ इनएविटेबल। तो वही वो कह रहे हैं कि जब देखो डेथ होनी ही होनी है, तो क्यों ना हम उस डेथ को बहुत ही हैप्पीली उसको फेस करें, बहुत ही स्ट्रांगली उसको फेस करें। और बस इसी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 3rd स्टैंजा के फर्स्ट लाइन पे लिखा है, ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ट्वाइलाइट ऑलरेडी हो चुका है। ट्वाइलाइट का मीनिंग क्या हो गया, सनसेट के बाद क्या होता है, सनसेट और डार्कनेस के बीच में ट्वाइलाइट होती है, ठीक, जब ऑरेंज होता है ना स्काई एकदम, उसको बोलते हैं ट्वाइलाइट। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो ट्वाइलाइट ऑलरेडी हो गई, यानी कि मेरी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रही है मेरे पास, ठीक है, और वो कह रहा है कि इवनिंग बेल भी मुझे सुनाई दे रही है अब तो इवनिंग बेल का मतलब क्या हो गया, तो बेसिकली देखा जाए तो इवनिंग बेल क्या होती है, तो वो कॉल, मतलब ये रिलीजियस प्रैक्टिस होती है कि लोगों को शाम के टाइम पे क्या किया जाता है, भाई उनके घरों से बाहर बुलाया जाता है वो बेल रिंग करके, सो दैट कि वो अपना चर्च में आकर के प्रे कर सकें, है ना। और ये इवनिंग बेल जो होती है वो नेल को भी कहा जाता है। नेल क्या है, वो डेथ बेल होती है। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डे का तो एंड हो ही रहा था अभी तक, है ना, सनसेट हो गया था, ओल्ड एज तो मेरी चल ही रही थी। अब क्या है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे से अब मेरी डेथ बिल्कुल ही और पास में आ चुकी है।
है ना। और क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे इवनिंग बेल सुनाई पड़ रही है। और वो कह रहे हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो भाई अब डेथ हो जाएगी, यानी कि डार्क हो जाएगा। डार्कनेस यहाँ पे किस चीज़ से बता रहा है, तो डेथ से बता रहा है। तो वो कह रहा है कि देखो जब डेथ होनी ही होनी है, उससे बचा नहीं जा सकता, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि बस अब हमें क्या करना है, हम बस इतना चाहते हैं कि जिस टाइम पे मेरी डेथ हो, यानी कि व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब क्या होता है, एक नई बिगनिंग करना, एक नई शुरुआत करना, एक नई जर्नी की शुरुआत होना। तो वो कह रहे हैं जब मैं एक नई जर्नी की शुरुआत करूँगा अपने आफ्टर लाइफ की, है ना, एक अदर वर्ल्ड की, तो उस टाइम पे मैं नहीं चाहता कि किसी भी टाइप के सैडनेस हो मेरे फेयरवेल के टाइम पे, मेरे पार्टिंग के टाइम पे। ना तो मैं दुखी रहना चाहता हूँ, ना ही मेरे जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे सैडली फेयरवेल दें। मैं चाहता हूँ कि वो भी क्या करें, एकदम स्ट्रांगली मुझे गुड बाय विश करें। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि डेथ कोई फाइनल डेस्टिनेशन तो है नहीं। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद तो मैं अपनी एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ, एक नई बिगनिंग कर रहा हूँ अपनी आफ्टर लाइफ में। मैं कदम रखूँगा। तो वही वो कहते हैं यहाँ पे कि बस मैं अपने फेयरवेल के टाइम पे चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी मेरे नियर एंड डियर वंस हैं वो एकदम नॉर्मल रहें। कोई भी जना सैड ना हो, कोई किसी भी तरह की कोई मिजरी, कोई डिप्रेशन ना हो। ठीक है, एकदम सब लोग क्या करें, एकदम हैप्पी रहें, और इवन हम भी हैप्पीली क्या करेंगे, अपनी डेथ को फेस करेंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पे भी अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो पोएट का फेथ है लाइफ बियॉन्ड डेथ पे, वो यहाँ पे शो होता है। और यही थीम भी है हमारी पोएम की। तो वो ये कहते हैं कि डेथ जो है वो एंड नहीं होती है हर एक चीज़ का, बल्कि और ना ही डेथ को आप लोग डूम समझिए। डेथ क्या है, एक तरह का गेटवे है हमारी अनदर लाइफ के लिए, एक अदर वर्ल्ड के लिए। ठीक है। और इसीलिए हम लोगों को डेथ से डरना नहीं चाहिए, और हम लोगों को डेथ को एकदम कामली और चीयरफुली क्या करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कहते हैं लास्ट स्टैंजा में, फॉर दो फ्रॉम आउट आर born of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो अब मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचूंगा। ठीक है, कहता है कि ये जो वेव्स है ना, ये मुझे ये फ्लड जो है वो मुझे इस तरह से एक ऐसी प्लेस पे लेकर के जाएगी जहाँ पे किसी भी तरह के टाइम और प्लेस की कोई लिमिटेशंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, है ना। एक ऐसे वर्ल्ड में मैं जाऊंगा जो जहाँ पे, अभी तक मैं किस वर्ल्ड में हूँ, अभी तक मैं एक ऐसे वर्ल्ड में हूँ जहाँ पे टाइम और प्लेस की जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं, है ना, लिमिटेशंस हैं। लेकिन इसके बाद ये जो फ्लड है ना, ये वेव्स मुझे एक सैंडी बार को क्रॉस करके एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगी, एक ऐसे वर्ल्ड में लेके जाएंगी जहाँ पे टाइम और प्लेस का कोई कनेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ इटर्नल होगा। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो मैं वहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, मैं अपने पायलट से फ़ेस टू फ़ेस मिलूँगा, ये वो ऐसे होप करते हैं। पायलट यहाँ पे किसको बोला गया है, तो गॉड को बोला गया है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे पी को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ के कंट्रोलर है, हमारे गॉड, हमारे क्रिएटर, है ना, जिस तरह से जो चर्च में जो जीसस क्राइस्ट होते हैं, क्रिश्चियनिटी में देखा जाए जीसस क्राइस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे लाइफ टाइम लोगों को जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको गाइड करते हैं। इवन आफ्टर लाइफ यानी कि डेथ पे भी, वो डेथ के बाद भी उनको क्या करते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं या गाइड करते हैं। इन द सेम वे वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरे भी जो भगवान है वो क्या करेंगे, मुझे लाइफ टाइम में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए थे तब तो मुझे उन्होंने हमेशा गाइड किया ही किया था। उसके बाद जब हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी वो हमें गाइड करते रहेंगे, हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ऑल राइट। और इसीलिए वो कहते हैं व्हेन आई हैव क्रॉस द बार। क्रॉस्ड का मतलब क्या हो गया, ये वो क्रॉस भी कह सकते थे लेकिन क्रॉस्ड कहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट और क्रॉस, उन दोनों वर्ड्स को मिला करके क्रॉस्ड बोला गया है। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हाँ, जिस तरह से जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं, हमारे क्रिश्चियंस की लाइफ को गाइड करते हैं पूरे लाइफ टाइम, वैसे ही हम जब बार को क्रॉस कर लेंगे, हम क्या होगा, हम अपने क्रिएटर से मिलेंगे, जिन्होंने हमें हमारी लाइफ टाइम, हमारे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए थे उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया था, हम उनसे मुलाकात होगी हमारी। सो अब ये देखा जाए, पोएम जो है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट पे, नोट पे एंड हो रही है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा डेथ को लेकर के इसमें दिखाया जा रहा है। तो
ओवरऑल इसका मैसेज यही है इस पूरी पोएम का कि हम लोगों को भगवान पे विश्वास करना चाहिए। और बेसिकली उस टाइम पे क्या था कि सभी लोगों का विश्वास भगवान से उठता जा रहा था, इसीलिए वो ये कहना चाह रहे थे लोगों से भी कि अगर भगवान पे विश्वास रहेगा तो हम अपना लाइफ को अपने मीनिंगफुल भी बना सकेंगे, और इवन आफ्टर लाइफ यानी कि उसके बाद भी क्या होगा कि हम आफ्टर लाइफ भी अपने उन्हीं क्रिएटर से मिल पाएंगे। दैट्स इट। होपफुली आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।